हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। विद्यार्थियों, अपनी आज की इस कक्षा में हम कक्षा 12 का अपना जो चैप्टर 8 था, इसका नाम था समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति या संबंधित धारणाएं। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर की ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो पिछली वीडियो को अगर हम याद करें तो हमने उसके अंदर पढ़ा कि समग्र मांग क्या होती है। समग्र यानी कि कुल, सारा, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड एडी से शो करते हैं। तो समग्र मांग एक लेखावर्ष में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की जो मांग की गई है उसको कुल मिलाकर सभी वस्तुओं की, सभी सेवाओं की एक लेखावर्ष में जितनी भी मांग की गई है वो समग्र मांग कहलाएगी। आज हम वहां से आगे चलेंगे। समग्र मांग का माप, हमने समग्र मांग की दो दृष्टिकोण पढ़े, एक केंचियन और एक सामान्य दृष्टिकोण। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि समग्र मांग को मापते कैसे हैं। तो उसके लिए हमें समग्र मांग का पता होना चाहिए। तो समग्र मांग होती है एक लेखावर्ष में सभी वस्तुओं की, सभी सेवाओं की जो मांग की गई। तो उसका माप हम कैसे करेंगे? तो उसका माप करने के लिए सीधी सी बात है कि एक लेखावर्ष में सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं के ऊपर लोगों ने कितना खर्च किया, कितना खर्च किया। एक लेखावर्ष यानी कि एक वित्त वर्ष, उस वित्त वर्ष में उन सभी वस्तुओं के ऊपर, सभी सेवाओं के ऊपर कितना खर्च किया, वो कितना खर्च किया है उसका माप। तो कितने खर्च का अर्थ क्या हुआ, यानी कि समग्र व्यय। तो समग्र आय का माप कैसे होगा? समग्र आय का माप होगा समग्र व्यय से। समग्र व्यय क्या है कि एक लेखावर्ष में सभी वस्तुओं, सभी सेवाओं के ऊपर लोगों ने कितना खर्च किया, सरकार ने कितना खर्च किया, उस खर्च यानी कि उस समग्र व्यय को हम निकाल के हम समग्र मांग को माप सकते हैं, हम एडी को माप सकते हैं। तो एडी अब इस तरह से क्या हो जाएगी कि कैसे मापेंगे? हम सभी को पता है कि हमारी आय का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, हम उपभोग करते हैं, और कुछ हिस्सा जो बच जाता है उसे हम क्या कर देते हैं, निवेश कर देते हैं। आय का, हमारी आय होती है, आय का कुछ हिस्सा तो हम अपने डेली रूटीन की चीजों के ऊपर खर्च करेंगे, यानी कि हम उसका क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, सी। और बाकी कुछ बचेगी, बचत होगी, तो उसे हम आगे इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई हमें फ्यूचर में काम आएगी। तो सी प्लस आई। तो एडी क्या होती है, सी प्लस आई के बराबर होती है। लेकिन ये कब होगी सी प्लस आई के बराबर? जब सरकार जो है, सरकार कोई वो नहीं कर रही, और सरकार क्या है, बंद अर्थव्यवस्था, सरकार नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है और बंद अर्थव्यवस्था है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था की, ना कि किसी एक आदमी की। हमने जो कहा कि समग्र आय का यानी कि पूरे देश की, पूरी अर्थव्यवस्था की मांग का माप कैसे करेंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों ने सभी वस्तुओं सेवाओं के ऊपर कितना खर्च किया, यानी कि सबका समग्र व्यय। और यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगी कि लोगों ने कितना भाग उपभोग के ऊपर खर्च किया और बाकी का कितना भाग उन्होंने निवेश कर दिया। अगर सरकार का कोई रोल नहीं है, अर्थव्यवस्था बंद है, हम विदेशों के साथ कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी समग्र मांग किसके बराबर होगी, सी प्लस आई के बराबर। आय का एक हिस्सा हम उपभोग पर खर्च करेंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है उसका हम आगे निवेश करेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था, सरकार होती है, सरकार काम करती है, और अर्थव्यवस्था बंद भी नहीं होती, खुली अर्थव्यवस्था होती है। तो ऐसी स्थिति में एडी क्या हो जाएगी, ऐसी स्थिति में एडी हो जाएगी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये चीजें हैं क्या, इसे मैं आपको बताती हूँ। सी वही कंजप्शन है, हमारा उपभोग है, यानी कि जब अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है और सरकार का रोल भी है, यानी कि सरकार भी काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर समग्र मांग किसके बराबर होगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के बराबर। सी हमारा वही कंजप्शन है, उपभोग है, आई हमारा वही उपभोग है, निवेश है, जी यानी कि सरकार के द्वारा किए गए खर्च हैं, एक्स हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, निर्यात हैं, और एम हमारे इंपोर्ट्स हैं, आयात हैं। जो हम निर्यात करते हैं उससे हमें आमदनी होती है, इसलिए ये प्लस के हैं। लेकिन जब हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से सामान मंगवाते हैं, तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए वो हमारे खर्च हैं, वो माइनस के हैं। तो एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग खुली अर्थव्यवस्था में किसके बराबर होगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के बराबर। बंद अर्थव्यवस्था में किसके बराबर होगी, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। समग्र मांग का माप हम उपभोग
उपभोग के ऊपर कितना खर्च किया गया, उपभोग व्यय और निवेश व्यय को जोड़कर लगा सकते हैं। कब? जब अर्थव्यवस्था बंद है और सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था खुली है, सरकार का रोल है, तो हम कंजप्शन के ऊपर, उपभोग के ऊपर खर्च किया, उसके अंदर निवेश के ऊपर खर्च किया, सरकार ने कितना खर्च किया, कितने हमारे एक्सपोर्ट्स थे, कितने हमारे इंपोर्ट्स थे, उन सब को जोड़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं, समग्र मांग निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी समझ में आ गया होगा कि समग्र मांग क्या होती है और समग्र मांग का एक खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में माप कैसे किया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में आगे आता है कि समग्र मांग का व्यवहार कैसा है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा टॉपिक है, आप चैप्टर जो हमारा 8 है उसको पढ़ेंगे तो वहां पर टी.आर. जैन की पुस्तक है हमारी, उसके अंदर समग्र मांग का व्यवहार, हमने माप को पढ़ लिया, अब हम व्यवहार को देखेंगे कि समग्र मांग का व्यवहार कैसे होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक तालिका बनाएंगे, जिस तालिका के अंदर यहाँ पर हम आय को लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं, किसे लेंगे हम यहाँ पर हमारे जो ये हमारी आय हो गई और ये हमारी समग्र मांग, या हम एडी लिख देते हैं यहाँ पर, एडी समग्र मांग। तो आय, जब हम कुछ भी नहीं कमाते तो हमारी आय शून्य भी हो सकती है, तो शून्य हो गई आय। फिर हमने कुछ कमाना शुरू किया, मान लिया हमने ये हजारों में लगा सकते हो आप, करोड़ों में कुछ भी लगाओ, तो इस तरह से 10, 20 धीरे धीरे हमारी आय ऐसे बढ़ती जाती है। तो ये हमारी मान लिया आय है। और ये समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो कैसी क्या होगी कि जब आय शून्य होती है, हमारे खर्चे तो तब भी होते हैं, क्या घर के अंदर किसी की कोई आमदनी नहीं है, कोई नहीं कमाता, क्या वो खर्च नहीं करता? भोजन के लिए, जीवित रहने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। एक घर की किसी की कोई भी इनकम नहीं, चाहे हम उधार लेकर करें, चाहे हम अपनी जो हमारी पिछली बचत थी उस बचत का प्रयोग करें, लेकिन हमें खर्च करना पड़ता है जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए। तो जब आय शून्य है तब भी हमारे खर्चे हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो हमारे खर्च भी बढ़ती है। तो इस तरह से हमारे खर्च, ये मैंने इस तरह से ये बना दिया 35 और ये हो गए 40, 45, 50, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने आय को लिया, ये एग्रीगेट डिमांड को लिया। हम पढ़ क्या रहे हैं? समग्र मांग का व्यवहार। अब अगर हम इसका एक चित्र बनाते हैं, यहाँ पर मैं इसका एक चित्र बनाती हूँ, ये हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर हम किसको ले लेते हैं? हम इनकम को ले लेते हैं, आय को ले लेते हैं। और यहाँ पर हम किसे लेंगे? यहाँ पर लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर हमने ये एग्रीगेट डिमांड बनाई, ये हमने आय ली है, ये डिमांड ली है। आय हमारी मैक्सिमम कहाँ तक है? आय हमारी मैक्सिमम 60 तक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और हमारी एग्रीगेट डिमांड मैक्सिमम 50 तक है। तो इसे भी हम यहाँ ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 तक ये लिया हमारी मैक्सिमम। अब हम इसका एक चित्र बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि समग्र मांग का कैसा व्यवहार है। तो क्योंकि आय क्या है, स्टार्टिंग में क्या है हमारी? शून्य है। फिर कितनी हो जाती है हमारी आय? 10 हो जाती है। इसको भी हम 60 तक ले लेते हैं, 10 और फिर ऐसे बढ़ रही है 20। तो हमारा अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? ये जो हमारा बनेगा ये आय वाई, यानी कि वाई से हम इसको शो करें, क्योंकि ये शून्य से शुरू हो रही है और 60 तक है। तो शून्य से शुरू होगी और धीरे धीरे बढ़ेगी, इस तरह से बढ़ेगी। और जब हम समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड का चित्र बनाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड कहां से शुरू हो रही है? 20 से। तो हम इसे 20 से शुरू करेंगे और ये धीरे धीरे इस तरह से बनेंगे। तो ये क्या है हमारी? ये एडी है। जब आप पुस्तक के अंदर आपको इस तरह का चित्र मिलेगा तो यहां से हम समग्र मांग के व्यवहार के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात समग्र मांग की क्या है कि जब आय शून्य होती है, यहाँ पर आय शून्य है, जब आय शून्य होती है समग्र मांग तब भी धनात्मक होती है। यानी कि आय बेशक हमारी क्या हो, यहाँ पर हमारी आय शून्य है लेकिन तब भी हम खर्च कर रहे हैं 20। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान हो कि हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर जो हमने केंद्रीय दृष्टिकोण पढ़ा, उसके अंदर हमने जो हमारा एग्रीगेट डिमांड था उसको ऊपर से शुरू किया था और मैंने कहा था कि ये मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वो ऊपर से क्यों शुरू हुआ था, सीधा शून्य से क्यों नहीं शुरू हुआ, यहाँ 20 से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि चाहे हमारी इनकम बेशक शून्य हो, हम तब भी कुछ न कुछ खर्च करते हैं, भोजन के ऊपर, जीवन यापन के लिए खर्च करते हैं। तो ये एडी ऊपर से शुरू हो रही है, आय
शून्य हो सकती है लेकिन खर्च हमेशा होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसका उपभोग शुरू हो जाता है, कंजप्शन शुरू हो जाती है, तो आय उनकी कुछ नहीं होती, शून्य होती है, लेकिन खर्च तो वो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी 20 से शुरू हो रही है और फिर धीरे धीरे ये बढ़ रही है। तो सबसे पहला समग्र मांग का व्यवहार, क्योंकि बोर्ड के ऊपर इतना स्पेस नहीं रहा है, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जब इनकम शून्य होती है, आय शून्य होती है, तब भी समग्र मांग हमारी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि समग्र मांग जो होती है वो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा कि धीरे धीरे ये आय बढ़ रही है, 0, 10, 20, 30 ये बढ़ रही है हमारी आय, और समग्र मांग भी बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, आय बढ़ रही है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे समग्र मांग भी बढ़ती है। पहला पॉइंट कि आय के शून्य होने पर भी मांग सदैव बनी रहती है और सदैव धनात्मक होती है। और फिर जब आय इनकम शुरू हो जाती है तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी समग्र मांग भी बढ़ती है। यहाँ आप चित्र में देखिए कि जब आय शून्य थी तो भी हमारी समग्र मांग 20 है, और जैसे जैसे फिर ये आय बढ़ी तो हमारा जैसे जैसे ये बढ़ी, यहाँ से जैसे शुरू हुई तो हमारी समग्र मांग भी बढ़ना शुरू हो गई। और धीरे धीरे इस पॉइंट के बाद यहाँ तक का जो पॉइंट है, यहाँ तक के पॉइंट में हमारे खर्चे अधिक है। ये एग्रीगेट डिमांड है ना, ये हमारे खर्चे अधिक है और ये हमारी क्या है, इनकम कम है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी सेविंग्स जो है वो माइनस में है, माइनस का एस लिखा है मैंने। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी पिछली बचतों का प्रयोग कर रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारी इनकम थी और जो हमारी मांग थी वो दोनों बराबर हो गई। तो यहाँ पर ना तो हमें कोई बचत हो रही है और ना ही हम किसी से उधार ले, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी आय बढ़ जाती है। ये देखिए आय ऊपर हो गई और एग्रीगेट डिमांड हमारी नीचे रहेगी, तो यहाँ पर अब हमें बचत होने लग जाती है। तो विद्यार्थियों यही समग्र मांग का व्यवहार है कि नंबर 1 पॉइंट क्या होगा कि आय के शून्य होने पर भी हमारे खर्चे सदैव बने रहते हैं, सदैव धनात्मक होते हैं। फिर नंबर 2 पर हम कहेंगे कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। कुछ समय तक हम अपनी पिछली बचतों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारी बचतें जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारी बचतें और समग्र मांग बराबर होती हैं, और फिर कुछ समय के बाद जब आय बढ़ती रहती है तो हमारी सेविंग्स जो है वो धनात्मक हो जाएंगी, वो अधिक हो जाएंगी और हमारी समग्र मांग कम हो जाती है। और वास्तव में भी जीवन में ऐसा ही होता है कि जब हमारी कोई इनकम नहीं होती तो हम अपनी पिछली बचतों का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे अगर हमारी आय होनी शुरू हो जाती है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि भाई हमारी सारी जो एग्रीगेट डिमांड्स है वो हम पूरी कर रहे हैं, और फिर भी अगर हमारी आय बढ़ती जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ बचत करते हैं। तो आय जब शून्य होती है तब भी खर्च होते हैं, और आय के बढ़ने की दर जो होती है वो समग्र मांग के बढ़ने की दर से अधिक होती है। यही कारण है कि कुछ समय के पश्चात हमारी बचतें होने लग जाती है। तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों इस तालिका के माध्यम से और चित्र के माध्यम से आपको समग्र मांग का व्यवहार क्या कहता है वो सब समझ में आ गया है। और वीडियो को देखने के बाद अगर आप पुस्तक में से पढ़ते हैं एक बार फिर से, तो आप समग्र मांग के व्यवहार से संबंधित इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से समझ जाएंगे कि आय के शून्य होने पर भी समग्र मांग धनात्मक रहती है, और जब आय बढ़ती है तो समग्र मांग उससे कम दर से बढ़ती है और आय के बढ़ने की दर अधिक होती है। तो चित्र के माध्यम से, तालिका के माध्यम से, इसके बाद आप इन दोनों की व्याख्या कर सकते हैं और समग्र मांग के व्यवहार को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।